सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक क्यों चुना गया। केमिस्ट्री का भी कोई भी टॉपिक हो सकता था, पर यहाँ पे बीए के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं और भी कई बच्चे हैं, उनको अपने प्राचीनतम विज्ञान के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक करके ऐसा लेक्चर है जिसको अपन कह सकते हैं मोटिवेशन या पीरियड लेक्चर की तरह अपन बता सकते हैं। ये मोटिवेशन लेक्चर है जिसको मॉडलिंग टेक्निक के द्वारा या आधुनिक तकनीक के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि कितनी आसानी से इसको समझाया जा सकता है, कितनी आसानी से उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। इसका यही उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका नाम मैंने वैदिक विज्ञान क्यों रखा। इसका कारण यह है कि इसका वैदिक विज्ञान, इसकी जितनी भी खोजें हुई हैं वो वैदिक काल में हुई है। वैदिक काल का समय 3000 ईसा पूर्व का समय है, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। उसी के आधार पर हमने इसका नाम वैदिक विज्ञान रखा। वैदिक विज्ञान में वैसे वेद सब पर ऊपर है, वेद सबसे ऊपर है, उसके बाद और सब बातें हैं। तो जो टॉपिक लिया गया है उसको वैदिक विज्ञान में मैंने उसको दो भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। एक है मंत्र विज्ञान, दूसरा है ज्योतिष विज्ञान। मंत्र विज्ञान की भी काफी शाखाएं हैं और ज्योतिष विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे ज्योतिष विज्ञान में रत्न विज्ञान या आयुर्वेदिक विज्ञान, ये दोनों चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले बहुत बड़ा विस्तार है, इतना सागर है कि मैं 15 सालों से लगातार इस पे पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, बहुत सारा मटेरियल पढ़ रहा हूँ, फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अभी तक भी वो मैं पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ मैं ज्योतिष का ज्ञाता हो गया, अभी भी अधूरा ज्ञान है। इसको मैं और भी आगे कोशिश कर रहा हूँ और बड़े और थोड़ा सा और पॉपुलर हो। ज्योतिष विज्ञान में रत्न विज्ञान, रत्न विज्ञान एक, दूसरा है आयुर्वेद विज्ञान दो, तीसरा है गृह विज्ञान। तो हमने जो टॉपिक लिया है गृह विज्ञान लिया। गृह विज्ञान के अंतर्गत बताने से पहले सबसे पहले मैं इसकी प्रामाणिकता कि ये इसका एक प्ररूप देना चाहता हूं। जितनी भी अभी तक शोधें हुई हैं उस शोधों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर उसके प्रति जिज्ञासा पैदा हो और आपको विश्वास पैदा हो कि जो विज्ञान है वो वास्तविक सही है, उस पर और अधिक शोध कार्य करने की जरूरत है। ये विज्ञान की, ज्योतिष विज्ञान की मैंने एक परिभाषा दी है, वो उसका मतलब ये है कि इसका उपयोग अपन दैनिक जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जा सकता है। हमारी उम्मीद है कि किसी भी टॉपिक को हंसने से अच्छा ये है कि उसको समझें और जो मैं बताना चाह रहा हूं उसका विशेष ख्याल रखें। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है या जानना है तो उसको एक कॉपी पे अपना नोट कर लें। अंत के समय में मैं उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा। स्लाइड ये इसकी प्ररूप करने के लिए या प्रमाण देने के लिए मैंने बहुत सारी किताबों से जो भी रिसर्च निकल के आई या जो भी शोध हुआ उसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को विश्वास पैदा हो। ये अमेरिका जर्नल की वेबसाइट पे एक शोध पत्रिका है जो प्रकाशित करती है। ये DM मिल्टन फील्ड नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने शोध पर प्रकाशित किया चंद्रमा के ऊपर भी चंद्रमा मानव रोग पर प्रभाव डालता है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया, जो उन्होंने अपनी गणनाएं निकाली, जो 5 सालों के अंतर्गत जो उन्होंने गणनाएं निकाली वो इस बात पे आधारित थी कि आपराधिक घटनाएं, पागलपन का उन्माद या दौरा या मिर्गी के दौरे या दुर्घटना लगभग पूर्णिमा के आसपास इनकी संख्या बढ़ी हुई प्राप्त हुई। ये आंकड़ों के द्वारा बिल्कुल साक्ष्य है। इसका प्रकाशन जो पत्रिका का नाम दिया गया है वो अमेरिकन की सबसे मतलब एक अच्छी पत्रिका है, इसका एक क्रेज है। दूसरी स्लाइड के अनुसार देखेंगे एक एच नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की या परिवर्तनों में मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या की। मनुष्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसका शोध पत्र नेचर पत्रिका जो यूके से प्रकाशित होती है उसमें इनका एक शोध पत्र आया जो 1970 में दिया गया। इन्होंने भी ये स्वीकार किया कि
कि चंद्रमा मनुष्यों के मस्तिष्क से संबंध रखता है। नेचर पत्रिका जो आज भी मतलब लोग नेचर में छपवाने के लिए होड़ सी लगी रहती है या बहुत खुशी महसूस करते हैं, इसलिए नेचर पत्रिका का भी मैंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। स्लाइड इतने सारे वैज्ञानिक हैं जिनके शोध पत्र मैंने बताए हैं। एक प्रोफेसर इनका शोध पत्र इनका था सेंस ऑफ बर्थ इज रिलेशन ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, मतलब बर्थ के जन्म के समय ग्रहों से पड़ने वाले प्रभाव की इन्होंने अच्छी खासी व्याख्या की है। दूसरा है क्रैश रे स्टेशन का शोध पत्र, इन्होंने भी मेंटल डिसऑर्डर एंड द सीन्स ऑफ बर्थ, मेंटल मतलब मानसिक प्रभाव पे बर्थ के समय क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी शोध पत्र उन्होंने नेचर पत्रिका में 1973 में प्रकाशित किया। प्रोफेसर चार्ल्स, इनका जो नेचर पत्रिका में 1953 में प्रकाशित किया गया था, उन्होंने जन्म समय और जन्म के समय मानसिक प्रवृत्तियों के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने ये बात माना कि जन्म के समय जो ग्रह या नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है उसको उन्होंने स्वीकार किया। इन सभी शोध पत्रों के जरिए ये बात समझ में आई कि किसी व्यक्ति का जो जन्म होता है, जन्म स्थान पर जो विशेष कॉस्मिक जो प्रभाव होता है उसका जीवन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। आगे की स्लाइड। अब मैं ज्योतिष विज्ञान की कुछ दो बातों को रिलेट कर रहा हूं, एक है चंद्रमा के बारे में, दूसरा है सूर्य के बारे में। चंद्रमा को आज से 3000 वर्ष पूर्व इस बात को घोषित कर रखा गया है कि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, और ये बहुत सारे शोध पत्रों से भी मैंने इस बात को बता दिया है कि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। दूसरा, चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं या पूर्णिमा के दिन उनकी ज्वार भाटा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या चंद्रमा के द्वारा जो भी पागलपन के दौर है, जब चंद्रमा पूर्णिमा की सब उसकी किरणें ज्यादा फैली होती है या उनका प्रभाव ज्यादा होता है तो पागलपन के दौरे या उन्माद की स्थिति या मिर्गी के दौरे या आकस्मिक दुर्घटना बढ़ती है। पहले से शोध पत्र में प्रकाशित हो चुका है, जबकि 3000 वर्ष पहले चंद्रमा को पहले से ये बात बता रखी है कि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि खोज पहले 3000 वर्ष पहले की जा चुकी है। दूसरा है सूर्य के बारे में इन्होंने जो शोध किया गया है वो तो क्लियर है। जो 3000 वर्ष पहले जो बात बताई थी वो ये बताया गया था कि सूर्य आत्मा कारक होता है, मतलब प्रत्येक जातक की जो आत्म कारक पदार्थ है, आत्म कारक पदार्थ का मतलब है चेतना से, जितने जीवों में जो चेतना पाई जाती है या शक्ति पाई जाती है वो सब सूर्य उसको डिक्लेयर करता है। ये सोच से बिल्कुल क्लियर है कि सूर्य का प्रत्येक जीव पर प्राण पर उसका प्रभाव होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ऊर्जा का बहाव नहीं होगा, सभी चेतनहीन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक नई खोज के साथ रश्मि प्रभाव मतलब किरणों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये एक रूसी की वैज्ञानिक हुए और भौतिक विज्ञान है जिनका नाम है जॉर्ज मेमोरी। इनको आधुनिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने खुलकर माना कि तारों से ग्रहों से आने वाली रश्मियों का गर्भधान और जन्म के समय किसी भी व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इतने महान वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गर्भधान के समय या जब पैदा होते हैं तो उनपे ग्रह या नक्षत्र से या तारों से आने वाले प्रभाव से उसके भविष्य को प्रभावित किया जा सकता है। अब हम जाके ज्योतिष में जाके इसका उल्लेख देखते हैं। जरा चेंज करो। ज्योतिष विज्ञान में आचार्य की 12वीं पाराशर और जैनी आदि ने 3000 वर्ष पूर्व लगन गर्भधान और ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की है, और आप चाहें तो बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें बड़ा विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया गया है और उस पर अभी भी और शोध बाकी है। फिर है ग्रहों की आकर्षण शक्ति का प्रभाव के ऊपर भी शोध चालू है। डॉक्टर बीके गौरे का मत है, जो उन्होंने कहा कि ग्रहों की दृष्टि से और सूर्य चंद्रमा की स्नेह समुद्र के जल को प्रभावित करके ज्वार भाटा उत्पन्न कर देती है। पृथ्वी के तल पर संक्षिप्त प्राणियों और वनस्पतियों मनुष्य के अंदर रचे हुए ग्रहों पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। ये शोध हो चुका है, जबकि हम जब इसको ज्योतिष में जाके अगर देखें तो ये बात बहुत अच्छी तरह उनको मालूम थी। वो मैं अगली स्लाइड से बताऊंगा। अगली स्लाइड। ज्योतिष विज्ञान में इस तिथि को बड़ा महत्व दिया जाता है। अष्टमी डाली नाशनी, इसका एक श्लोक मौजूद है जो सभी
सभी जितनी प्रमाणित पुस्तकें हैं उसमें दिया गया है कि अष्टमी तिथि रोग का नाश करने वाली होती है। अब ये क्यों होती है, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, ये बड़ा शोध का विषय है। इसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि अष्टमी तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन 90 डिग्री लिए हुए होती है। जब मैं इसका जो आधार बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा अगले लास्ट पॉइंट में। 90 डिग्री का अंतर लिए हुए होती है, जिसके कारण रसों पर जो प्रभाव पड़ता है या वनस्पति पे जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव कम होता है। कब कम होता है? अष्टमी तिथि को सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है, जो आकर्षण है, वो वनस्पति और जीवों पर प्रभाव कैसा होता है? कम पड़ता है। तो शरीर के रक्त को बाहरी दबाव के विरुद्ध कार्य कम करना पड़ता है। जब बाहरी दबाव के विरुद्ध अगर कार्य कम करना पड़ेगा तो आप इस समय अच्छी सी औषधि या औषधि की परंपरा को जानकर अगर सेवन किया जाए तो व्याधि का नाश बहुत जल्दी होता है या रोग से छुटकारा बहुत जल्दी होता है। ये भी बात प्रमाणित हो चुकी है। अगले स्लाइड। कृषि पर घेराव का प्रभाव, ये भी शोधकार है डॉक्टर टोल्स्टॉय, एक स्त्री कृषि वैज्ञानिक रह चुकी है जिन्होंने 9 वर्ष तक पौधों और चंद्रमा से पड़ने वाले प्रभाव पे अनुसंधान किया, जिन्होंने बताया कि मक्का की फसल कड़क संक्रांति के बाद जब चंद्रमा बड़ा हुआ प्राप्त होता है। चंद्रमा का बड़ा होने का मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर अक्सर होता है या पूरा खिला हुआ होता है, उस समय 1 या 2 दिन पहले अगर फसल को बोया जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। ये बात उन्होंने प्रमाणित की। अब ज्योतिष में जाके इस बात को देखते हैं कि कहां प्रूफ है। अर्थवेद में, मैं अर्थवेद की बात को लेके जाना चाहता हूं कि अर्थवेद में इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध है। अर्थवेद में पेड़ पौधों को अमावस्या के आसपास छेदन नहीं करना बताया गया। छेदन इसलिए नहीं किया जाता कि उस समय चंद्रमा का या सूर्य का जो प्रभाव होता है वो उस पे ऐसा होता है कि उसकी जो संकट होते हैं या उसकी जो पावर्टी होती है पेड़ पौधे की, उस पावर्टी में कहीं ना कहीं कमी आती है, तो उस समय उसका छेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर्टी जब कम हुई तो इतने जिस औषधि का आप उपयोग करना चाहते हैं वो औषधि उतनी पावरफुल प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण ये दिया गया। दूसरा, खेतों की बुआई कब करना चाहिए, इसका भी इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो अनुसंधान के द्वारा, इस शोध के द्वारा ये ज्ञात हो चुका है कि अगर सही समय और सही नक्षत्र या सही ग्रहों की पोजीशन को देख के, चंद्रमा की पोजीशन को देख के अगर फसल बोई जाए तो उसके परिणाम बेहतर प्राप्त होते हैं। अगली पॉइंट, इसमें बहुत सारे टेस्ट लगाए चुके हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो प्रख्यात वैज्ञानिक थे स्वीडन, जिन्होंने आर्नियस में किए गए अनेक अनुसंधान में से एक यह भी माना कि अधिकांश स्त्रियों का जो टाइम पीरियड होता है वो चंद्रमास की एक निश्चित तिथि को होता है, जबकि अगर ज्योतिष में जाए तो इसकी खोज आज से 3000 वर्ष पहले, वैसे तो बहुत ज्यादा 3000 वर्ष की बात कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल पहले जो भी है वो 3000 वर्ष पूर्व की बात है। जब अगली स्लाइड में जाओ, ज्योतिष में बताते हैं सब आपको। ज्योतिष विज्ञान में वृक्ष जातक 1216 साल में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को प्रतिमा रजो दर्शन उस समय होता है जब चंद्रमा की पोजीशन उच्च स्थान होती है। उच्च स्थान को नोट कर सकते हो, मैं इसको बाद में बता सकता हूँ उच्च स्थान क्या होते हैं। और ये बिल्कुल प्रूफ पाया गया है कि जब चंद्रमा उच्च स्थान पर होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टाइम पीरियड होता है वो उसी निश्चित तिथि को होता है। अगली स्लाइड, सैनिक क्षेत्र। श्री पाल चौरस ने फिर एक और प्रयोग किया। इन्होंने सैनिक व्यक्तियों के 200 जन्म पत्रों पर शोध किया। मैं आपको प्रूफ के साथ शो कर रहा हूं जिससे आपके अंदर कोई शंका ना रहे। 200 जन्म पत्रों पर शोध किया और उन्होंने यह पता लगाया कि अधिकांश जगहों पर मंगल की प्रधानता थी। कहने का मतलब कि 200 जन्म पत्रिकाओं में 170 या 80% ऐसी जन्म पत्रिकाएं थी जिन पे लगन पर मंगल का प्रभाव या मंगल ग्रह की विशेष ध्यान या मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव था। वो ज्योतिषी नियम के अनुकूल जो बातें बताई गई उसी नियम के अनुरूप उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि मंगल ग्रह का प्रभाव सैनिक क्षेत्र में होता है या सैनिक या साहसी व्यक्तियों में मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। अब ज्योतिष मत की बात करें तो उसमें जाते हैं। आज भी जितने भी ग्रह उपलब्ध हैं मंगल ग्रह को हमेशा ग्रहों का सेनापति या
साहस का प्रतीक माना जाता है। तो जब भी कोई सैनिक या डाकू हो या बहुत ज्यादा साहसी हो तो उसमें मंगल ग्रह की बड़ा विशेष प्रधानता होती है। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, वैसे तो ये शोध हो चुका है। अगली स्लाइड। हम आगमनों का साक्षी की बात करते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 2218 जातकों को जन्म विवरण लेकर परीक्षण किए, जिनके परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए। उन्होंने जो परिणाम दिए उसकी कुछ झलकियां बता रहा हूं कि पुरुष जन्म सूर्य से अधिक प्रभावित होते हैं और स्त्री जन्म चंद्र से अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो पूछ सकते हो डिफरेंस कैसे है। अगर किसी भी स्त्री में अगर सूर्य से प्रभावित, सूर्य का प्रभाव ज्यादा हुआ तो उसके गुण कहीं न कहीं पुरुष से समकक्ष रखेंगे। अगर किसी पीछे पीछे करो, पीछे अगर किसी पुरुष में अगर चंद्रमा की ज्यादा प्रधानता है, चंद्रमा ज्यादा प्रभावशाली है तो उसके गुण गए कुछ गुण स्त्रियों से भिन्नता, मतलब स्त्रियों के अनुरूप उसके गुण कुछ ना कुछ रहेंगे। दूसरी बात है कि जिन कुंडलियों में सूर्य शनि की स्त्री की अच्छी नहीं पाई गई उन जातकों के पिता पुत्र के बीच बहुत अधिक मतभेद पाए गए। जबकि ज्योतिष मत में सूर्य शनि का पिता कहा गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि शनि पुत्र है और सूर्य पिता है और दोनों में बड़ी सत्ता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य या शनि की स्त्री साथ हो या किसी गलत स्थान में बैठे हो तो पिता पुत्र के मतभेद बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये भी बात शोध में निकल के आई। ज्योतिष विज्ञान बताते हैं कि सूर्य को पुरुष और चंद्रमा को स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये भी आप इस बात को लेके चल चुके हैं, शोध में ये निकल के आया है कि जितनी भी स्त्री होती हैं चंद्रमा से प्रभावित होती हैं, जितने पुरुष होते हैं सूर्य से प्रभावित होते हैं। दूसरा ये भी उसमें जो उसमें बता चुके हैं कि सूर्य को पिता शनि को पुत्र माना गया, जबकि ये एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। जब प्रबल शत्रु होते हैं दोनों की स्त्री अगर कुंडली में एक साथ बैठे हो या एक साथ दृष्टिरात्मक संबंध हो तो निश्चित तौर पर पिता पुत्र के मतभेद बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये शोध से निकल कर बात सिद्ध हो चुकी है अभी तक। अब मैं बताता हूं कि एक और पॉइंट है बहुत अच्छा है, ग्रहों की दूरी। अगर सूर्य सिद्धांत को हम पढ़ें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग वही बताई गई है जो आज की गणना से है। आज भी सूर्य के सिद्धांत में ये गणना मुझे निकाल नहीं पाई क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिला कि उसको पढ़ के वो गणना निकाल लेता। बहुत पहले मुझे पढ़ा था तो उसकी गणना नहीं पता पड़ा। अगले समय में जरूर इसकी गणना निकाल के बताऊंगा कि सूर्य से जो ज्योतिष में जो दिए गई गणना है वो इससे लगभग वही है जो आज की है। इसके बाद अगली स्लाइड। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष के ऊपर लोग या तो मजाक उड़ाते हैं और सभी वैसे जिज्ञासा भी रखते हैं। 70% लोग पूछने भी जाते हैं और विचार भी रखते हैं, देखते भी हैं, फिर भी उसी चीज का मजाक भी उड़ाते हैं, ऐसे कैसे। या तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाए या मैंने उस विज्ञान को नहीं समझा। तो उस पर भारतीय वैज्ञानिक जो हुए उनके विभिन्न मत बता रहा हूं मैं। सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और मैं डॉक्टर मेघना साहब, ये लोग ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते थे, ज्योतिष विज्ञान की राय भी देते थे। यहाँ तक कि न्यूटन का भी मैंने लेख पढ़ा था। उस लेख में ये दिया गया था कि न्यूटन का जो पढ़ाने वाला विद्यार्थी था तो उसने जब ज्योतिष की कोई किताब पढ़ रहे थे तो उसने ये उनसे आगे कहा कि आप ऐसी किताब क्यों पढ़ रहे हैं जो पाखंड है। तो न्यूटन ने बड़ा शालीनता से उस बात का उत्तर दिया है कि किसी भी विज्ञान को जायज या अच्छा जायज कहलाना या नहीं कहलाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उस विज्ञान के बारे में पता है या नहीं। जब आप कोई टिप्पणी करते हैं तो उस विज्ञान को पहले जाने, पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद टिप्पणी करने का अधिकार है। तो न्यूटन ने इस बात को इसलिए कहा कि वो कितनी सिंसियरली से या किसके गंभीरता से उस चीज को ले रहे थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तीसरा राहु की वैज्ञानिक में आज जो मेरा जो मेन उद्देश्य जो था राहु के प्रति या केतु के प्रति जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, जिसको लोग कोई राक्षस कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, और उसकी मैं एक वैज्ञानिक समीक्षा बता रहा हूँ कि ज्योतिष मत में उसकी वैज्ञानिक समीक्षा किस प्रकार से की गई।
जिसको आज हम देखें तो ऐसा समझेंगे कि वास्तविक तौर पे जो विज्ञान था वो कितना महान और कितना ऊंचा था, जिसकी खोज, इसकी शोध आज भी करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा आपको कि ग्रहों की दूरी की नाप उनको 3000 वर्ष पहले से थी, जबकि उस समय कोई भी यंत्र मौजूद नहीं था, कोई भी आविष्कार नहीं हुए थे। तो उन्होंने सूर्य से शुक्र की दूरी या बुध की दूरी कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली पता चलता है सबसे पहले कि सूर्य हमेशा बुध के नजदीक पाया जाता है, या सबसे नजदीक ग्रह कहें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है, जो हम इस कुंडली के द्वारा आपको प्रमाणित करेंगे। जब कोई भी कुंडली अगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं, तो सूर्य और बुध की पोजीशन कभी भी एक घर से आगे पीछे नहीं होती। मतलब यह तो सूर्य यहां होगा, या तो बुध की पोजीशन यहां होगी, यहां होगी। आप अगर बुध की पोजीशन यहां और कहीं होगी, ज्यादातर सूर्य की पोजीशन के समीप बुध पाया जाता है, या तो सूर्य के साथ मिलेगा या उसके एक घर आगे या पीछे होगा। कहने का मतलब यह है कि उनको इस बात का ज्ञान था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ही पाया जाता है, और इसको 3000 वर्ष पहले इस खोज की जा चुकी है। दूसरा मैं पोजीशन बताता हूं शुक्र ग्रह की। शुक्र की भी वही पोजीशन है, ये या तो सूर्य से एक घर या दो घर, मतलब दो घर से ज्यादा नहीं जाता है। किसी भी कुंडली को बना के देखेंगे तो शुक्र की पोजीशन हमेशा दो घर आगे या दो घर पीछे होती है। तो कहने का मतलब यह है कि उनको शुक्र की भी पोजीशन पता थी कि अगली कक्षा, मतलब दूसरा नजदीक ग्रह शुक्र पाया जाता है। तो इस बात से यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य कि पहले के वैज्ञानिकों को बुध की और शुक्र की या सभी ग्रहों की पोजीशन मालूम थी कि कौन ग्रह कितनी दूरी पर है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब मैं सबसे पहले समीक्षा है राहु की वैज्ञानिक समीक्षा। राहु को लोग राक्षस कहते हैं या कोई कुछ कहता है, कुछ कोई कहता है। तो मैं आज राहु केतु के बारे में जो धारणा है उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से बताना चाहता हूँ। राहु की सबसे पहले वैज्ञानिक धारणा यहां से देखो कि राहु की जो पोजीशन होती है, राहु जो केतु की जो पोजीशन है, जब भी किसी भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये उसके अपोजिट रहेंगे। अपोजिट मतलब कि वो एक दूसरे के सामने रहेंगे। ये कभी भी किसी भी कुंडली में दोनों एक साथ बैठे हुए नहीं मिलेंगे, ये हमेशा इनकी कैसे रहेगी, एक दूसरे की। तो सबसे पहला पॉइंट ये बात क्लियर हो चुकी है कि राहु केतु ऐसे छाया ग्रह है, ऐसी उनकी पोजीशन है जो हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। अगली स्लाइड, इसमें मैंने बहुत सारी स्लाइड डाली हैं। यहां पर भी देखें तो राहु की पोजीशन ये है तो केतु की पोजीशन ही है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगली स्लाइड, अगली साइड में भी देखें तो राहु जस्ट केतु के अपोजिट है। 3 स्लाइडों से मैं क्लियर है, जितनी भी स्लाइड बनाएंगे तो राहु केतु की पोजीशन हमेशा अपोजिट ही मिलेगी। आगे की समीक्षा की एक स्लाइड। अब मैं ये बता देता हूं कि राहु केतु की स्थिति क्या है। राहु केतु ग्रह नहीं माने गए, उनको आवासीय ग्रह माना गया या प्रभावित करने वाली चीज बताई गई, इससे प्रभाव पड़ता है। राहु केतु की मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पृथ्वी का जो मार्ग है और चंद्र का जो मार्ग है, उस मार्ग की दक्षिण स्थित पोजीशन और उत्तर स्थित पोजीशन को अपन राहु और केतु कहते हैं। जैसे दक्षिण पार्ट केतु की पोजीशन बताई गई और उत्तर पार्ट पे राहु की पोजीशन बताई गई। राहु जब दक्षिण मार्ग की ओर जाता है और केतु उत्तर मार्ग की ओर जाता है, ये दोनों मार्ग हैं, चंद्र का मार्ग है और ये पृथ्वी का मार्ग है। इस मार्ग के अनुसार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की पोजीशन होती है तो लोग कहते हैं कि राहु ने सूर्य को खा लिया या ग्रस लिया या ग्रहण कर लिया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। उसकी वैज्ञानिक समीक्षा इसलिए बता रहा हूं कि ये भ्रम दूर हो जाए। मैं अगली क्वेश्चन, जब वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, स्पष्ट एक बात है कि जब चंद्रमा जब बीच में होता है
और जब सूर्य के नजदीक और पृथ्वी के नजदीक होता है तो सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं वो चंद्रमा की इस साइड पड़ती है, दूसरे भाग की जो छाया होती है वो सूर्य के ऊपर पड़ती है, जो पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, जिसको अपन सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमेशा सूर्य ग्रहण पूर्णमासी को ही पड़ता है, हमेशा सूर्य ग्रहण पूर्णमासी को ही पड़ता है। पर यह बात क्लियर नहीं है कि वो हमेशा हर पूर्णमासी को नहीं पड़ता। ये हर पूर्णमासी को इसलिए नहीं पड़ता जब चंद्रमा राहु का जब चंद्रमा और पृथ्वी का जो गति, जो घूमने की जो गति है वो एक निश्चित बिंदु पे आती है। जब एक निश्चित बिंदु पे आती है जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु या क्रांति बिंदु बोलते हैं, जिसको राहु या केतु भी कहते हैं, जब उस बिंदु पे आती है तभी इस प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है, अंतर नहीं। जैसे कि पूर्णमासी हर महीने में आती है तो हर पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण तभी पड़ता है जब चंद्रमा और पृथ्वी की पोजीशन का जो मार्ग है, जो भ्रमण करने का जो मार्ग है, उस क्रांतिक बिंदु पे जाकर उसको टच करें, जिसको वो राहु कहते हैं। उस जब बिंदु को जब टच करते हैं तो सूर्य ग्रहण की पोजीशन बनती है और छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, जिसको वो सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य सिद्धांत में इस बात को इस प्रकार से बताया गया है कि सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी की छाया सूर्य राशि के अंतर पर भ्रमण करती है और पूर्णमासी को चंद्रमा की छाया सूर्य से क्षय राशि के अंतर में भ्रमण करती है। इसलिए पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण और अमावस्या को होता है, इसलिए पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण और अमावस्या को चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, पृथ्वी से देखने पर सूर्य का बिल्कुल पूरा ढका दिखता है, इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। किंतु सभी अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण नहीं होता। यह ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा दक्षिण गोलार्ध से करते हुए उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं और सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक निश्चित क्रांतिक बिंदु को होते हैं, तभी सूर्य ग्रहण होता है। इसी क्रांतिक बिंदु को अपन राहु कहते हैं। अगली स्लाइड। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण की भी पोजीशन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा होता है, हमेशा ही लगाता रहता है, पर जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के और के अंश कला और विकला और चंद्र के सूर्य अंश और कला और विकला जो पृथ्वी के जब समान हो जाते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति जब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। इसी को पुराने साहित्य में राहु और केतु का नाम दिया गया, जिसका प्रभाव आज भी मौजूद है। आज भी सारी बातें बता दूं कि जब सूर्य, जब अपन कहते हैं कि दक्षिण के तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, राहु का काल है, राहु की स्थिति है। जबकि दक्षिण और उत्तर में, दक्षिण में पैर इसलिए नहीं करके सोना चाहिए क्योंकि उस पर चुंबकीय का प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे आपका रक्त का प्रभाव सिर से पैर की तरफ होने लगता है, जिससे रक्त को कार्य ज्यादा करने पड़ता है और बीमारियां होने की संभावनाएं पैदा होती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब चुंबकीय क्षेत्र की सुई को जब अपन किसी पे लटका के अगर छोड़ दें तो हमेशा चुंबकीय सुई राहु मतलब दक्षिण और उत्तर की ओर ही रुकती है, उसके जो केंद्र होंगे वो उत्तर और दक्षिण की तरफ ही होंगे। यह बात यह सिद्ध करती है कि उत्तर और दक्षिण बिंदुओं का प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है या सभी वनस्पति विज्ञान पर पड़ता है। उसी प्रभाव की व्याख्या आज से 3,000 वर्ष पूर्व की जा चुकी है। इस पे और अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है। आगे की और भी बात बताते हैं, जो ग्रहण के समय जो जितने भी प्रभाव जो व्याख्या किए गए हैं कि सभी चीजें अशुद्ध हो जाती हैं, उनको ऐसे नहीं खाना चाहिए, नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए, तो आधुनिक सोच से यह भी सिद्ध हो चुका है कि ग्रहण के समय पूरा वातावरण अशुद्ध हो जाता है और विषाणुओं का प्रभाव बड़ा तीव्र गति से होता है। तो उस समय खाने पीने की वस्तुओं का विशेष परहेज करना चाहिए। अब मैं लास्ट निष्कर्ष इसका ये निष्कर्ष निकालने की मैंने कोशिश की है कि अभी ज्योतिष विज्ञान पे और अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है। आप प्राचीनतम वैज्ञानिकों को जो दर्जा मिलना चाहिए या प्राचीन भारत के जो विज्ञान है
उनने जो खोजें की है उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। और आज अपनी संस्कृति का तो अपनी संस्कृति में जितने भी वैज्ञानिक हुए उनके बारे में पता चलेंगे और उसकी जिज्ञासा से उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको समझना और उस पर शोध कार्य करना और भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करना सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य रहा। मैंने इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो इन सभी किताबों से ली गई बातें हैं। सबसे पाराशर हो रहा था, इसका भी टाइम पीरियड 3 ईयर पूर्व का है, शायद घर जाकर बाद जो 12 महीने जो लिखा था बुद्धिस्ट का टाइम पीरियड 3 ईयर पूर्व का है। अर्थात सभी को जानकारी, इसका कोई लेखक नहीं बताया गया अभी तक। सूर्य सिद्धांत, सूर्य पाणी की गई बातें हैं, जैमिनी का मत है, थलदीप का है और आज जो ज्योतिष सागर से आज जोधापुर से जो प्रकाशित पत्रिका है, जो सबसे फेवरेट पत्रिका है ज्योतिष मंत्र, उससे कुछ बातें ली गई हैं। इसी के साथ मैं बच्चों से ये चाहूंगा कि बच्चे इस साहित्य को जानें, उसको पढ़ें। अगर कुछ समझना है, कुछ जानना है तो मुझसे उस पर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उस पर शोध कार्य कर सकते हैं। उसको इस प्रकार भेज कर अपने प्राचीनतम वैज्ञानिकों का मान रख सकते हैं। प्राचीनतम वैज्ञानिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो वैज्ञानिक के नाम होते थे वो 3 प्रकार के हो सकते थे। एक होता था ऋषि, दूसरा होता था महर्षि, तब से तीसरा होता था ब्रह्म ऋषि। तो ऋषि जो सीखते थे, दूसरे होते थे महर्षि जिनको ज्ञान का किसी एक विषय पे, जो ब्रह्म ऋषि थे वो उस संपूर्ण ज्ञान को अपने अंदर रखते थे। इसलिए उनको मैंने वैज्ञानिक कहा। वो महानतम वैज्ञानिक को पहचाने, उनको उनके किए हुए शोध पे रिसर्च करें, उस शोध को आगे बढ़ाएं और भारतीय विज्ञान की जो पराकाष्ठा उसको फिर से जीवित करें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहा। इसके साथ ही मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी ने मेरा एक लेक्चर बड़ा शांत प्रिय से सुना। धन्यवाद।